बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि रब प्लास्टिक रोलर विद योर हेयर, प्लेस इट नियर रनिंग वाटर फ्रॉम टैप, यू सी दैट थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर इज डिफ्लेक्टेड, एक्सप्लेन वाई। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। रब प्लास्टिक रोलर, आपने एक प्लास्टिक रोलर ले लेना है, उसको रब करना है, ठीक है, विद योर हेयर, अपने हेयर के साथ। ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट करें ये साथ साथ। रब प्लास्टिक रोलर विद योर हेयर, आपने उसको अपने हेयर के साथ यूं रब करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, रब करने के बाद प्लेस इट, उसे कहाँ ले जाएं, नियर रनिंग वाटर, जहाँ से पानी गिर रहा हो, फ्रॉम टैप, टैप से जब पानी गिर रहा हो वहाँ पे ले जाएं। होगा क्या कि यू सी दैट, आप ये देखेंगे कि थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर, वो जो पानी नीचे गिरा होगा ना, इज डिफ्लेक्टेड। मतलब ये है कि अब जब टैप से जो पानी गिरा है वो यूं नीचे सीधा गिर रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप उसके पास प्लास्टिक रोलर लेके जाएंगे जो आपने अपने हेयर से रब किया होगा, वो जो पानी यूं नीचे सीधा गिरा था वो यूं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। आप ये एक डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये टैप से जो पानी गिर रहा था, जैसे ही आपने प्लास्टिक, कोई भी प्लास्टिक रूलर है या कोई भी चीज़ है प्लास्टिक की, आप उसको अपने उसके पास अपने रब करके ना हेयर के साथ, तो आप उसके पास ले जाए, समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो होगा क्या कि जैसे उसके पास लेके जाएंगे तो जो वाटर है ना, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। डिफ्लेक्ट का मतलब है यूं थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो या ये आप डायग्राम में देखें कि जो टैप से पानी गिर रहा था उसे गिरना यूं सीधा नीचे चाहिए, लेकिन वो देखें यूं थोड़ा सा टर्न कर गया, यानी कि डिफ्लेक्ट कर गया। अब प्रैक्टिकली तो हमने इसको देख लिया और कर भी लिया, आपने ये प्रैक्टिकल आज करना है। लेकिन अब आपसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, आपने एक्सप्लेन करना है इसको। तो आप देखें, मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। अब पहले 10-30 सेकंड के अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं जब आप एक चार्ज बॉडी, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उस चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर जाएंगे। न्यूट्रल बॉडी जिसके ऊपर सपोज कर लें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, यानी कि वो पॉजिटिव नेगेटिव उसके इक्वल हैं। तो होगा क्या, जब आप उसका चार्ज बॉडी उसके पास लेके जाएंगे तो जो न्यूट्रल बॉडी है उसके ऊपर, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक लेके जाता हूँ न्यूट्रल बॉडी के पास, तो पॉजिटिव जैसे उसके पास लेके जाएंगे तो उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो उसके पॉजिटिव हैं वो रिपेल हो जाएंगे। अब होगा क्या कि चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाने से क्या हुआ कि उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर एक चेंजिंग आ गई। वो क्या चेंजिंग आई कि पॉजिटिव एक तरफ हो गए, नेगेटिव एक तरफ हो गई। ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस विद द हेल्प ऑफ अदर ऑफ चार्ज बॉडीज, ये जो आपने काम किया न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज बॉडी के थ्रू, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आप यहाँ पर भी यही काम कर रहे हैं। एक जो प्लास्टिक रोलर ले रहे हैं, इसके ऊपर रब जब आप करेंगे अपने हेयर से तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इस चार्ज बॉडी को जब आप न्यूट्रल बॉडी यानी कि वाटर के पास लेके जाते हैं तो फिर उसमें क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखें, थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर इज डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्यों, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन व्हेन चार्ज प्लास्टिक रूलर इज ब्रॉट नियर इट। मैं आपको भी डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखें स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करते हैं। व्हेन प्लास्टिक रूलर इज रब्ड विद हेयर, आपने क्या किया, प्लास्टिक रूलर को अपने हेयर से यूं रब किया, इट गेट्स चार्ज, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, क्यों, ड्यू टू रबिंग। बच्चों ये चीज़ माइंड में बिठा लो कि जब किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रब किया जाता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब प्लास्टिक रोलर को क्योंकि आपने अपने हेयर के साथ रब किया तो इसका मतलब है उसके ऊपर चार्ज आ गया है। फिर क्या करना है, व्हेन दिस रूलर इज ब्रॉट नियर अ रनिंग टैप ऑफ वाटर, जब आप उसको उसी प्लास्टिक रोलर को एक पानी की तरफ लेके जाएंगे जो कि टैप से गिर रहा है, होगा क्या, वो आप सपोज कर लें कि आप चार्ज बॉडी आपके पास प्लास्टिक रोलर है, इसको आप लेके जा रहे हैं न्यूट्रल बॉडी के पास यानी कि वाटर के पास, ठीक है। होगा क्या कि अपोजिट चार्जेस आर क्रिएटेड ऑन इट,
उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आप यूं समझ लें उसका पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा, नेगेटिव एक तरफ हो जाएगा। आप सपोज कर लें कि जो प्लास्टिक रूलर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब आप इसको वाटर के पास लेकर जाएंगे तो उसके जो नेगेटिव हैं वो इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो वाटर है वो एक पोलर इन नेचर होता है, मतलब कि उसके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज को उसके करीब लेके आएंगे तो नेगेटिव उसका इधर आ जाएगा, पॉजिटिव उधर चले जाएंगे, तो उसमें ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और यूं क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज प्लास्टिक रोलर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखें ऑपोजिट चार्जेस आर क्रिएटेड ऑन इट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्योंकि इंडक्शन हो जाएगी। सिंस ऑपोजिट चार्ज अगर आ गए तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करेंगे तो देयरफॉर थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर इज अट्रैक्टेड बाय द प्लास्टिक रोलर, वो प्लास्टिक रोलर की तरफ यूं अट्रैक्ट हो जाएगी। आप डायग्राम में देखें अगेन कि ये जो थिन वाटर की जो थिन ये लेयर है ये क्या हो रही है, ये अट्रैक्ट हो रही है उसकी तरफ। एंड सीमिंग, सीमिंग का मतलब ये होता है नजर आते हुए, ऐसा लगना। दैट द स्ट्रीम ऑफ वाटर इज डिफ्लेक्टेड, फिर जो वो वाटर की जो स्ट्रीम जिसे सीधा नीचे जाना चाहिए था वो यूं थोड़ा सा क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। इसकी रीज़न क्या हुई कि आपने जब उसको रब किया था प्लास्टिक रोलर को अपने हेयर के साथ, उसके ऊपर चार्ज आ गया था। इस चार्ज बॉडी को जब आप एक दूसरी बॉडी के पास लेके जा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी, फिर क्या होगा कि उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा उसका, फिर जो इसके मुकाबले में लेट्स इसके ऊपर पॉजिटिव है तो उसके ऊपर उसके नेगेटिव इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, या इसके ऊपर अगर नेगेटिव है तो उसके पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह ये डिफ्लेक्शन होती है। उम्मीद है बच्चों अब आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, टू आइडेंटिकल स्फेयर्स टू आइडेंटिकल स्फेयर्स हैव सेम masses, then we charge both sphere oppositely charged. After charging will there be both bodies have same masses or different masses? Explain. देखें वो कह रहा है टू आइडेंटिकल स्फेयर, टू यानी कि दो, आइडेंटिकल स्फेयर मतलब आइडेंटिकल मीन सेम एक जैसे, हैव सेम मैस, अब आइडेंटिकल है तो मैस भी सेम होगा। देन वो कहता है फिर आपने क्या करना है, देन वी चार्ज बोथ स्फेयर, आप उन दोनों स्फेयर्स को जो बिल्कुल एक जैसे हैं उन दोनों को चार्ज करना है आपने ऑपोजिटली, यानी कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आफ्टर चार्जिंग, चार्ज करने के बाद, विल देयर बी बोथ बॉडीज हैव सेम मैसेज, चार्ज करने के बाद भी क्या उनके मैसेज सेम रहेंगे और डिफरेंट मैसेज या डिफरेंट हो जाएंगे। बात समझ आ गई बच्चों कि दो एक जैसे मैसेज हैं लेकिन चार्ज करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है क्या उनमें कोई चेंजिंग आ जाएगी। तो देखते हैं क्या उनके चार्ज करने से उनका मैस चेंज हो जाएगा, अगर होगा तो क्यों होगा, देखते हैं। पहले तो बच्चों मैं आपको टू दी पॉइंट आंसर बता दूं कि आफ्टर चार्जिंग बोथ द बॉडीज विल हैव डिफरेंट मैसेज, उनका मैस चेंज हो जाएगा, हालांकि वो दोनों सेम थी लेकिन चार्ज करने के बाद उनका मैस डिफरेंट हो जाएगा। बट हाउ, कैसे, क्यों चेंज हुआ? रीज़न ये है बच्चों कि जब आप दोनों को, एक को पॉजिटिव चार्ज होगा एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब है उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन दे देने से, तो उसका इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। और दूसरी बॉडी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो बच्चों जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और एक के अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है अब इलेक्ट्रॉन का भी मैस होता है, अब वो ज़्यादा मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन का, यानी कि एक तरफ अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैस ज़्यादा हो जाएगा। और जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिए उसमें से यानी कि कुछ चीज़ें निकल गई, जब कुछ चीज़ें उसमें से निकल गई तो उसका मैस कम हो जाएगा। अब सपोज करें कोई दो बंदे हैं, ठीक है, एक बंदा जो है उसने अपना बैग भी लगाया हुआ है और बहुत सी चीज़ें उठाई हुई हैं, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दूसरा बंदा जो है वो यानी कि उसने भी इसी तरह सारा कुछ लेट्स जो है उन्होंने वो किया हुआ है। अब ये जो पहले वाला बंदा था ये अगर सपोज करें अपना बैग और सारा सामान उतार के दूसरे बंदे को दे देता है, तो मुझे बताएं कि किसका मैच ज़्यादा होगा, जिसने वो चीज़ें ले ली यानी कि जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इधर भी यही केस है कि इफ़ बोथ स्फेयर्स आर ऑपोजिटली चार्ज, अगर आप दोनों को ऑपोजिटली चार्ज करेंगे देन द वन, वो वाला हैविंग पॉजिटिव चार्ज,
जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है विल हैव लेस इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है, देन द वन हैविंग नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके मुकाबले में। तो फिर क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हेंस द mass ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्फेयर, वो स्फेयर जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है विल बी स्लाइटली मोर, वो ज़्यादा हो जाएगा मैस में, देन दैट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले में। हाउएवर क्यों, क्योंकि मैं देखें इसमें ये भी बता दूं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का कोई मैस होता है जो उसमें ऐड हो जाएगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन बच्चों हाउएवर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 10⁻³ kg, माइनस यानी कि बहुत कम होता है, विच इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम है, इज़ मोस्टली अनऑब्जर्वेबल, इतना कम होता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हम कहते हैं ये दोनों स्फीयर अभी भी एक जैसे हैं, हालांकि एक जैसे नहीं होते, वो उनका मैसेज चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब फील क्यों नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की मदद से हम कह रहे हैं कि जिनका मैस इसका ज़्यादा हो गया इसका कम हो गया, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे हैं, उनका अपना मैस बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से हमें फील नहीं होता, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हालांकि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसका मैस ज़्यादा हो जाता है। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यू टेक योर कार टू सर्विस स्टेशन, बिल्कुल जी लेके जाते हैं, टू गेट इट पॉलिश्ड, उसको पॉलिश करवाने के लिए, वॉश करवाने के लिए। आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम के बाद, अब समझ लें कुछ देर के बाद, यू ऑब्जर्व दैट योर कार अट्रैक्ट द डस्ट, वाई इज डस्ट अट्रैक्टेड बाय द कार, यानी कि देखें जब आप अपनी कार को पॉलिश करवा देते हैं, वॉश करवा देते हैं, अब जब डस्ट को पता चलता है ना कि ये बिल्कुल वॉश होगी है और पॉलिश होगी है, भागती हुई उसके ऊपर आती है और फिर उसको गंदा कर देती है। अब क्वेश्चन ये है कि आपकी कार जो है वो उन डस्ट पार्टिकल को क्यों अट्रैक्ट करती है, वाई इज डस्ट अट्रैक्टेड बाय कार, डस्ट पार्टिकल क्यों अट्रैक्ट होते हैं कार की तरफ, या कार को क्या पड़ी है साफ सूफ यानी कि हो के इतना पॉलिश हो के फिर जो है ना अपनी डस्ट को अपनी तरफ खींच रही है, वाई, उसको क्या पड़ी होती है कि फिर डस्ट को खींचती है अपनी तरफ, इसकी रीज़न क्या है? रीज़न यही है, इसके ऊपर भी डस्ट इज अट्रैक्टेड बाय कार ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कैसे देखें, जब कार को आप पॉलिश करते हैं और उसके ऊपर आप जो है ना जिस कपड़े से इसको आप वॉश कर रहे होते हैं, तो यूं रब कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो कार के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं, उसको वॉश कर रहे होते हैं, उसको रब कर रहे होते हैं, उसको पॉलिश कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, वो चार्ज बॉडी बन जाती है। अब चार्ज बॉडी का काम ही यही है कि जो उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें ना, चाहे वो न्यूट्रल क्यों ना हो, उनको अगर अब सपोज करें कार के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द जो न्यूट्रल बॉडीज है ना, उनमें से जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। इस तरह अब क्योंकि इर्द गिर्द ज़्यादा नज़दीक उसको डस्ट पार्टिकल नज़र आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये इसकी रीज़न है। When polished is applied on the body of car and rubbed with a piece of cloth, जब कार जो है पॉलिश की जाती है, उसकी बॉडी को पॉलिश किया जाता है और रब किया जाता है विद पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े से, यानी कि यूं आप इसको साफ करते हैं, इट गेट्स चार्ज, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, एंड इट अट्रैक्ट द डस्ट पार्टिकल विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब उसके ऊपर चार्ज आता है तो उसके अंदर एक अट्रैक्शन आ जाती है, दूसरी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो, और डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है बीइंग न्यूट्रल, जो कि डस्ट पार्टिकल वैसे न्यूट्रल होते हैं लेकिन उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेट्स सपोज कार के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो डस्ट के जो नेगेटिव उनको अट्रैक्ट करेगी, उनके पॉजिटिव को रिपेल करेगी, तो इस तरह उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड आर अट्रैक्टेड बाय द कार, तो इस तरह उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। उम्मीद है बच्चों ये आपको भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, टेक टू ऑपोजिटली चार्ज रॉड, आपने 2 रॉड ले लेने ऑपोजिटली चार्ज, यानी कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। प्लेस देम सेपरेटली, आपने अलग अलग प्लेस करना है नियर स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। आपने काम क्या करना है, ये प्रैक्टिकली करें कि आप छोटे छोटे पेपर ले लें पीसीज, ठीक है, उनको रखें एक जगह पर, फिर आप 2 रॉड ले लें जिनके ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। आप क्या करें, पहले पॉजिटिव उस रॉड को उन पीसीज के पेपर जो पास ले आएं, देखें क्या होता है, फिर इसी तरह आप नेगेटिव वाले को भी लेके आएं, देखें क्या होता है। अब वो कहते हैं वाई डू दे बोथ अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, वो दोनों के दोनों पीसीज को अट्रैक्ट करते हैं,
इज देयर एनी थर्ड टाइप ऑफ चार्ज ऑन पेपर विच अट्रैक्ट विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो ये कह रहा है कि जब आप पॉजिटिव रॉड को उन पीसीज के पास लेके आते हैं तो वो फिर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव की तरफ, और जब नेगेटिव को लेके आते हैं तो नेगेटिव की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा चार्ज है जो पॉजिटिव की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है? क्यों, क्या कोई थर्ड वन चार्ज भी है जो पॉजिटिव की तरफ भी चला जाता है और नेगेटिव की तरफ भी चला जाता है? ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर? तो पहले तो मैं ये सीधा सीधा आपको आंसर कर रहा हूँ कि नो, देर इज नो थर्ड टाइप ऑफ चार्ज ऑन पीसीज ऑफ पेपर। कोई चार्ज नहीं है पीसीज के ऊपर। पीसीज खुद क्या है? एक्चुअली पीसीज ऑफ पेपर आर न्यूट्रल, वो न्यूट्रल हैं एंड कैन बी चार्ज, वो चार्ज हो जाते हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बाय बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कैसे? देखें बच्चों, जब आप पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि आपके पास तीन चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव रॉड है, एक नेगेटिव रॉड है और पीसीज ऑफ पेपर हैं। अब पीसीज ऑफ पेपर हैं वो पॉजिटिव की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पहले ये बता दूं कि जो पीसीज ऑफ पेपर हैं वो न्यूट्रल हैं, ठीक है। जनरली द पीसीज ऑफ पेपर आर न्यूट्रल, वो न्यूट्रल हैं। क्यों न्यूट्रल हैं? क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन इट आर इक्वल इन नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल हों तो देयर फॉर दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अब सपोज कर लें अगर वो न्यूट्रल हैं तो फिर वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव रॉड की तरफ और नेगेटिव रॉड की तरफ? तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है कि जब आप चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं तो क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। कंसिडर दैट अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज प्लेस्ड, हम पहले पॉजिटिव रॉड को लेके आते हैं पीसीज ऑफ पेपर के पास। इज प्लेस्ड नियर स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, नेगेटिव चार्जेस ऑन द पीसीज ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द रॉड। यानी कि जब आप पॉजिटिव रॉड को पीसीज ऑफ पेपर के करीब लेके जाएंगे, आप चूंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पीसीज ऑफ पेपर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो जब आप पॉजिटिव रॉड को उसके पास लेके आएंगे तो कौन से चार्ज उसकी तरफ आएंगे? नेगेटिव। पीसीज ऑफ पेपर के नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे रॉड की तरफ, ठीक है। तो इस तरह पीसीज ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द रॉड एंड पॉजिटिव चार्जेस आर रिपेल अवे। क्योंकि रॉड के ऊपर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। बात समझ आ गई है? अब हम क्या करेंगे, सेकेंडली हम अब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रॉड लेके आएंगे। सो यहाँ पर जो ऊपर पैराग्राफ है और ये नीचे वाला दोनों एक जैसे हैं। जस्ट आपने क्या करना है, एक दफ़ा पॉजिटिव लगाना है और एक दफ़ा नेगेटिव लगाना है, बिल्कुल बाकी सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो बच्चे देख के लिख रहे हैं ना जस्ट, उनके लिए तो प्रॉब्लम होगा, वो कहेंगे बस इतना कैसे इसको याद करें। जो समझ रहे हैं वो तो कहेंगे यार ये कुछ भी नहीं है। तो देखें, नो कंसिडर दैट अ नेगेटिवली चार्ज रॉड इज प्लेस्ड नियर स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। जब आप एक नेगेटिव रॉड को स्मॉल पीसीज के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू पॉजिटिव चार्ज ऑन द पीसीज ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड। क्योंकि नेगेटिव को लेके जा रहे हैं तो उसके पॉजिटिव इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसके जो नेगेटिव होंगे, ये नेगेटिव उस नेगेटिव को रिपेल करेगा तो वो दूर चले जाएंगे, आर रिपेल्ड अवे फ्रॉम द रॉड, दस देयर इज अगेन एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। तो आप मुझे बताएं कि आप पीसीज ऑफ पेपर के ऊपर कोई तीसरा चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा? वही कभी पॉजिटिव आ जाता है कभी नेगेटिव आ जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू हो रहा है। बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो स्टूडेंट जस्ट इस आंसर को देख के लिखते हैं और बस अपने स्कूल्स के टेस्ट को क्लियर कर रहे हैं और बस टाइम गुजार रहे हैं, बच्चों वो पेपर में उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज होंगी। अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, मई में आपके पेपर होंगे। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, देखना आपको बहुत अच्छी लगेगी ये फिज़िक्स। आप कहेंगे यार कितना आसान सब्जेक्ट है। अदरवाइज ऐसे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, चीज़ों को साथ साथ अंडरस्टैंड भी करें फिर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज 10 न्यूटन। जो हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो 10 न्यूटन की है। अच्छा, फिर क्या करते हैं हम, इफ़ देयर चार्ज इज डबल, आप उन्हीं चार्जेस को आप डबल कर देते हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ, और डिस्टेंस को कम कर देते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम? अब देखो बच्चों, अगर कोई दो चार्ज हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन की 10 न्यूटन की है, अब चार्ज को आप डबल कर देते हैं यानी कि चार्ज थोड़े हैवी हो जाते हैं और डिस्टेंस भी आप कम कर देते हैं, दोनों को मज़ीद करीब करीब ले आते हैं। तो आप बताएं क्या फोर्स कम होगी या ज़्यादा होगी? फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि एक तो आपने चार्जेस को ज़्यादा कर दिया, दूसरा आप उनको करीब करीब ले आए। अब लेट्स सपोज मैग्नेट है, कोई मैग्नेट है, दो चार्जेस की जगह समझाने के लिए जैसे बता रहा हूँ कि दो छोटे छोटे मैग्नेट हैं, वो एक दूसरे को लेट्स सपोज करें 10 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वो छोटे छोटे की जगह आप कोई बड़े बड़े मैग्नेट लें तो आप उनको मज़ीद करीब करीब कर दें, तो क्या वो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे या कम? ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली यहाँ से हमने बताना है, इसको प्रूव करना है इस चीज़ को, कितना फोर्स वो ज़्यादा होती है। हमने तो कह तो दिया है कि ज़्यादा हो जाएगी, अब कितना ज़्यादा होगी ये चीज़ आपने बतानी है डबल करने से और डिस्टेंस को रिड्यूस करने से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल इंक्रीज 16 टाइम, 16 गुना बढ़ जाएगी। एंड कितनी हो जाएगी? 10 से कितनी हो जाएगी? विल बिकम 160। बच्चों जब 10 से कोई चीज़ 16 टाइम ज़्यादा हो जाए तो 10 से 160 पे आ जाती है। इसको कहते हैं 16 टाइम, 16 टाइम बढ़ जाना, 16 गुना बढ़ जाना, इसको कहते हैं 10 से 160। लेकिन कैसे? ये स्टेटमेंट तो आपने लिख दिया, आपने अब जब आप पेपर में अटैम्प्ट करेंगे तो आप ये दो लाइनें छोड़ दिया करें, आप पहले इसको एक्सप्लेन करें कि कैसे आप ये लिख रहे हैं, क्योंकि आपने रटा तो नहीं लगाया होगा। अब लेट्स सपोज वो 10 की जगह कुछ और कह देता है, तो बच्चों आपने पहले एक पूरा उसको सॉल्व करना है, फिर आंसर जो आएगा उसको ऊपर जाके दोबारा से रिप्लेस कर देना है। तो देखते हैं कैसे ये आता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारे पास ये एक फार्मूला है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। ये Q1 Q2 ये दोनों चार्जेस हैं और R इनके दरमियान डिस्टेंस है, जो कि उसने बता दिया है कि आपके पास अभी वो फोर्स 10 न्यूटन की है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? नो इफ द चार्जेस आर डबल, चार्जेस को डबल कर देना है, एंड द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, और डिस्टेंस को रिड्यूस करना है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बिकम, कितनी फोर्स हो जाएगी? तो बच्चों मैंने क्या किया, आप मुझे पहले ही बताएं ऊपर वाले फार्मूले में और नीचे वाले फार्मूले में क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि फोर्स चेंज हो गया, मैंने इसके ऊपर प्राइम डाल दिया, डैश सी डाल दी। आप देखें मैंने Q1 को 2Q1 कर दिया और Q2 को भी 2Q2 कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था डबल कर दें, मैंने डबल कर दिया। और उसने कहा था डिस्टेंस को रिड्यूस कर दे, आर यहाँ पर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को बच्चों रिड्यूस कैसे किया जाता है, हाफ कैसे किया जाता है? जब आप उसको हाफ करते हैं तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं तब वो हाफ हो जाता है, तो मैंने R/2 कर दिया। अब देखें, अब ये जो 2 और 2 जो है लिखे हुए Q1 और Q2 के साथ, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 ये 4 हो जाएगा। 4 को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, 4 के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2 ये 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें, अब बच्चों ये जो नीचे सबसे नीचे जो 4 है ना, ये उस ऊपर वाले 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। अब 4 इंटू 4 के बाकी Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि ये 4 जो सबसे नीचे था ये ऊपर कैसे चला गया, मैंने इसीलिए साइड पे इसको सॉल्व कर दिया है कि अब देखें ज़रा साइड पे कि 4 के Q1 Q2 ये डिवाइड हो रहा है किससे? आर स्केयर ओवर 4 से। तो डिवाइड को तो हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, 4 के Q1 Q2 और डिवाइड के साइन को चेंज करें मल्टीप्लाई में, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और आर स्केयर नीचे आ जाएगा। अब ये जो 4 और 4 दोनों इकट्ठे कर दें, 4 और 4 और के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अब मुझे बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, इसलिए मैंने 7 साल सॉल्व भी कर दिए। अब देखें ये 4 और 4 क्या हो जाएंगे, 16 के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अब 16 इसी तरह रहेगा, ये जो 7 लिखा हुआ है ना के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, ये बच्चों एफ के इक्वल है जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में भी लिखा था। तो ये यहाँ से आप कह सकते हैं ये 16 टाइम बढ़ गई है। जो न्यू फोर्स आई है वो पहले वाली फोर्स से कितना गुना ज़्यादा है, 16 टाइम। तो अब देखते हैं वो डिजिट कैसे, एग्जैक्ट फोर्स कितनी बनेगी। तो पहले वाली फोर्स आपके पास 10 थी, तो 10 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 160 आ जाएगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि वो 16 टाइम बढ़कर 160 न्यूटन की फोर्स हो जाती है। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 6। A 100 coulomb charged body of mass 20 kg repel 1 coulomb charged body of 10 gram with a force of 2000 Newton. With smaller charged body apply force same smaller greater force on 20 kg charged body. देखें आप सपोज कर लें कोई दो बंदे हैं, छोड़ें बॉडी चार्ज बॉडी को, आप सपोज कर लें कोई दो बंदे हैं, एक बंदे के ऊपर चार्ज जो है वो 100 कूलम का है, उसके ऊपर चार्ज कितना है 100 कूलम का, और उसका मैस कितना है 20 kg का। ठीक हो गया।
एक जो बंदा है उसका मास 20 केजी है और उसके ऊपर चार्ज 100 कूलम का है। वो रिपेल करता है, यूं किसी को धक्का दे रहा है। किसको? एक ऐसी बॉडी को जिस बेचारी के ऊपर चार्ज 1 कूलम था। ये तो 100 वाला इसलिए ज़्यादा तेज़ बन रहा है। अब दूसरा बेचारा 1 कूलम वाला है और उसका मास भी देखें ज़रा 10 ग्राम। ठीक है, अब कितनी फोर्स के साथ बेचारे को यूं रिपेल करता है? 2000 न्यूटन के साथ। अब दो बंदे हैं, एक बंदे का मास 20 केजी है, दूसरे का 10 ग्राम है, और 20 वाले के ऊपर चार्ज 100 कूलम है और 10 ग्राम वाले के ऊपर 1 कूलम है। अब जो 100 वाला है ना, वो यानी कि बड़ा है, वो क्या करता है? उस छोटे को यूं रिपेल करता है। कितनी फोर्स लगा के? 2000 फोर्स, 2000 न्यूटन की। अब जो छोटे वाला है वो भी आगे से फोर्स लगाएगा, वो कहेगा इधर आओ मैं बताता हूँ तुम्हें। अब पूछा ये जा रहा है कि जो दूसरा वाला स्मॉलर बॉडी है वो क्या दूसरी उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा? क्या बिल्कुल उस जैसी ही जितनी उसने लगाई ना उतनी ही उसके ऊपर वापस लगाएगा, या उससे कम या उससे ज़्यादा? आपके माइंड में जो कहानी चल रही है ना वो यही है कि जो छोटे वाला चार्ज है वो कम फोर्स लगाएगा, जो बड़े वाला है उसने ज़्यादा लगाई है। जबकि बच्चों ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखें ज़रा। अब द स्मॉलर बॉडी विल exert द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन 20 केजी चार्ज बॉडी। बिल्कुल जितनी वो बड़ी बॉडी जो है ना उस छोटी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, स्मॉलर बॉडी भी आगे से उतना ही उसको रिएक्शन देगी। ये कैसे होता है इसको आपने अभी अंडरस्टैंड करना है। बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि द फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। पहली तो बात यह है कि जो पहले वाली बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है ये उसका एक्शन है, और छोटी बॉडी उसके ऊपर वापस फोर्स लगाती है ये उसका रिएक्शन है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि आपने 9th में पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब ये है कि जितना फोर्स एक तरफ से अप्लाई हो रही है उतना ही आगे से अप्लाई होगी रिएक्शन के तौर पर। दोनों इक्वल होंगी, दोनों अपोजिट होंगी, लेकिन एक यानी कि एक तरफ से दूसरी दूसरी तरफ से, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों इक्वल होंगी। Therefore, both the charge masses will exert the same force on each other. दोनों फोर्स बिल्कुल एक जैसी एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं। लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब बच्चों एक बड़ी बॉडी उसके ऊपर फोर्स लगाती है ना छोटी के ऊपर, अब जितनी फोर्स उसने लगाई ना बड़ी बॉडी ने, छोटी भी उतनी ही लगाती है। अब मसला ये है कि जो बड़ी बॉडी के ऊपर जब उतनी ही फोर्स लगती है ना उसको फील ही नहीं होता क्योंकि वो बड़ी बॉडी है। अब उतनी ही फोर्स जब छोटी बॉडी के ऊपर लगती है, वो क्योंकि छोटी है बॉडी तो इसलिए उसे फील ज़्यादा होता है, लेकिन फोर्सेस होती दोनों सेम है, बस एक को ज़रा महसूस ज़्यादा होता है और एक को ज़रा महसूस कम होता है। अब क्यों? क्योंकि एक थोड़ी हैवी है और एक थोड़ी छोटी है, ये वजह होती है। However, the smaller mass will accelerate more. यही वजह है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो छोटी बॉडी है वो ज़्यादा मूव कर जाती है, ज़्यादा एक्सेलरेट करती है, क्योंकि उसका जो है वो मैस कम होता है एज कम्पेयर टू हैवी मैस वाले के मुकाबले में, इन अकॉर्डिंग विद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कैसे? न्यूटन सेकेंड लॉ ये है कि एक्सेलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस के। आपने ये पढ़ना है न्यूटन सेकेंड लॉ कि F इज इक्वल टू एम ए। उससे आप देखें एक्सेलेशन और मैस का क्या रिलेशन बनता है, इन्वर्स रिलेशन बनता है। इसका मतलब ये है जिसका मैस ज़्यादा होगा उसके अंदर एक्सेलेशन कम प्रोड्यूस होगा। एक्सेलेशन कम प्रोड्यूस होने से मुराद उसमें जो वेलोसिटी का चेंजिंग्स आएगा, यानी कि उसका मूव करने की जो स्पीड होगी वो कम होगी, वो इतना ज़्यादा नहीं हिलेगा अपनी जगह से क्योंकि उसका मैस हैवी है। तो इसलिए जो बड़ी बॉडी होती है उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जबकि जो छोटी बॉडी है उसका मैस कम होता है, उसके अंदर एक्सेलेरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन में यही चीज़ होती है कि एक चीज़ ज़्यादा दूसरी कम। तो ये इसकी रीज़न है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई इज़ इट डेंजरस फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर। ये क्यों ख़तरनाक है उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जो बेचारे काम कर रहे होते हैं, टू होल्ड लॉन्ग स्टील, एक बड़ा सा स्टील को यूं होल्ड करना, पकड़ना। अपराइट, अपराइट कहते हैं बिल्कुल यूं सीधा। आप एक पोल ले लें उसको यूं सीधा ऊपर खड़ा कर दें, इसको कहते हैं अपराइट। लेकिन वो कहता है कि वो अगर अपराइट इसको यूं सीधा करें कब? ड्यूरिंग लाइटनिंग वेदर कंडीशन, जब जब यानी कि वो लाइटनिंग, जब बादल बारिश आ रही होती है तो आपने देखा होगा
यूं बादल जो है वो गरज रहे होते हैं और लाइट्स भी यूं जो है ना वो साथ साथ आ रही होती है। तो वो कहते हैं उस दौरान जब लाइटनिंग भी हो रही होती है तो उस दौरान उस पोल को यूं सीधा खड़ा करना उसके लिए डेंजरस है। बट क्यों, कैसे डेंजरस है? क्या हो जाएगा उसके यूं पोल को, बारिश जब वो लाइट भी यूं हो रही है तो उसके दौरान उसको यूं सीधा खड़ा कर देने से क्या हो जाएगा? इसकी क्या रीज़न है, क्या क्यों डेंजरस है, उसके लिए वजह बताएं। तो वजह ये है बच्चों कि जो स्टील पोल है ना वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर मीन उससे करंट जल्दी पास हो जाएगा। तो आप जब उसको लाइट को उस जब बाहर लाइटनिंग हो रही है और उसको यूं आप सीधा खड़ा कर देते हैं, लाइटनिंग के अंदर करंट होता है। लाइटनिंग करंट की वजह से, वो करंट कैसे वहां पे लाइट लाइट कैसे आ गई? करंट की वजह से। तो वो जो करंट है वो करंट उस पोल के अंदर आ जाएगा। जब उस पोल के अंदर करंट आएगा तो वो पोल के थ्रू आप में आ जाएगा। और जब आप में करंट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों डेंजरस था। ठीक है। तो बच्चों इसीलिए कहते हैं अब पोल क्या, कोई भी ऐसी चीज़ या ये आप सीखें, या आप आज आपके लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि जब भी बारिश या इस तरह की वो लाइटनिंग वगैरह हो रही हो तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप देखते हैं कि ये कंडक्टर है, मतलब कि जिससे इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन पास हो सकता है, उसको आपने बाहर नहीं लेके जाना। अक्सर आपने देखा होगा जब लाइटनिंग वगैरह हो रही होती है तो अक्सर कहा जाता है कि जी आप मोबाइल को ना लेके जाएं बाहर, मोबाइल को अंदर रख दें। इसकी रीज़न यही है कि मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है वो एक कंडक्टर है, उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, वो करंट को पास करती है। तो वही अगर लाइटनिंग, वो भी एक करंट है, वो करंट अगर बैटरी के अंदर आ जाए और अगर वो मोबाइल आपके हाथ में होगा तो करंट आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपके लिए वो डेंजरस है। अब सिर्फ मोबाइल और पोल की बात नहीं कर रहा बच्चों, मैं कोई भी चीज़ ऐसी आज या आपने सीखना है, ऐसी कोई भी चीज़ आपने उस दौरान बाहर नहीं लेके जानी। तो इसकी रीज़न उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई है कि इट इज़ डेंजरस फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर टू होल्ड लॉन्ग स्टील पोल अपराइट, यूं उसको सीधा खड़ा कर देना ड्यूरिंग लाइटनिंग वेदर कंडीशन, उस कंडीशन में लाइटनिंग वाले दौरान। क्यों? क्योंकि बिकॉज स्टील पोल इज़ अ गुड कंडक्टर, वो एक अच्छा कंडक्टर है। एंड इट इज़ पॉसिबल दैट लाइटनिंग हिट द पोल, वो लाइट क्या करेगी, उस पोल से हिट करेगी, क्योंकि लाइट एक करंट होता है, वो करंट ढूंढ रहा होता है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ जो कंडक्टर हो, मैं ताकि उसमें से गुजर जाऊं। ठीक है। तो वो पोल एक कंडक्टर होता है, वो लाइटनिंग क्या करेगी, उस पोल के साथ हिट करेगी। एंड इलेक्ट्रोक्यूट, इलेक्ट्रोक्यूट का होता है बिजली से जान ले लेना। आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखें, इलेक्ट्रोक्यूट कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूट द कंस्ट्रक्शन वर्कर, यानी कि उस कंस्ट्रक्शन वर्कर की डेथ हो जाएगी बिजली से। जब बिजली से, लाइट से किसी की यानी कि जान चली जाए तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूट। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइटनिंग, लाइटनिंग यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, वो करंट है एक, ऑलवेज टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, वो ढूंढ रहा होता है एक ऐसा रास्ता जिसमें कम रुकावट हो, कम रेजिस्टेंस हो। जबकि जो उसमें एयर इज प्रीटी रेजिस्टेंस, अब वो जिस हवा में होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होती है। तो फिर लाइटनिंग क्या करती है, वो कहती है ज़्यादा वाली मुझे रेजिस्टेंस नहीं दो, मुझे वो चीज़ ला के दो जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम हो और अच्छी कंडक्टर हो, ताकि मैं इजीली उसमें से पास हो जाऊं। तो बच्चों अगर वो उसमें फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो उस दौरान एक लॉन्ग स्टील को यूं सीधा खड़ा कर दे तो इट विल, फिर क्या होगा, देन इट विल बी नियर टू दी लाइटनिंग, लाइटनिंग के लिए ज़्यादा करीब हो जाएगा देन एनी अदर कंडक्टर अवेलेबल टू इट। और कोई कंडक्टर से वो कहेगा या गुड, मेरे लिए ज़बरदस्त हो गया है कि एक ऐसा कंडक्टर मेरे लिए ये वर्कर लेके आ गया है जो कि कंडक्टर है। और अब क्या करता है वो लाइटनिंग, क्या करती है, देयरफॉर लाइटनिंग विल टेक दैट इजी पाथ, वो आराम से उसमें से पास होती है एंड मे बी प्रूव फैटल। फैटल मीन वो आपके लिए डेंजरस साबित हो जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर, उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जानलेवा साबित हो जाएगा उसके लिए। सिर्फ और सो इट इज़ एडवाइज टू कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर को एडवाइस की जाती है कि आप लोगों ने जब लाइटनिंग हो रही हो तो आपने किसी भी स्टील पोल को या ऐसी कोई भी चीज़ को यूं सीधा होल्ड नहीं करना अप्लाइड इन द लाइटनिंग वेदर कंडीशन उस दौरान, क्योंकि वो आपके लिए डेंजरस होगा। उम्मीद है बच्चों ये आपके लिए समझ, बच्चों आपने इस क्वेश्चन को आके आप लोगों को बताना है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आप लोगों ने लैटरिन के दौरान इस तरह की चीज़ों को बाहर नहीं लेके जाना, क्योंकि वो आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं। आज ही आप सीख कर दूसरों को ये चीज़ बताएंगे ताकि ये ताकि लोग इस चीज़ों से बच सकें, सेव हो सकें। बहुत से लोगों की जान चली जाती है इस चीज़ों से क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 8।
अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर की और कैपेसिटेंस की एक इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं वो इक्वेशन क्या है और वो क्या कहती है। उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेशियो बिटवीन चार्ज स्टोर ऑन इट्स प्लेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इट्स प्लेट्स। डज इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, पहले तो मैं आपको टू द पॉइंट आंसर कर दूं कि नो, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखें वो कहता है कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की इक्वेशन है, मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ, वो ये इक्वेशन है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। अब वो कहता है इस इक्वेशन के मुताबिक जो कैपेसिटेंस यानी कि जो C है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है Q ओवर V। Q मीन चार्ज और V मीन पोटेंशियल डिफरेंस। वो कहता है इन दोनों की रेशो, क्योंकि दो चीज़ें जब डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी रेशो बन जाती है, इस रेशो के इक्वल है वो। तो वो क्या कहता है, वो कहता है ये है कि क्या अगर मैं इस रेशो को ज़रा भूल जाऊं और अलग अलग देखूं, यानी कि क्या कहता है कि डज इट्स यानी कि जो कैपेसिटेंस है इस वैल्यू डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज, जस्ट वो चार्ज यानी कि क्यू के ऊपर डिपेंड करती है और इसी तरह वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है कि नहीं। अब रेशो के अलावा वो कह रहा है कि अलग अलग दोनों के ऊपर, तो बच्चों ऐसा नहीं होता। नो, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के ऊपर अलग अलग डिपेंड नहीं करती। इसकी रीजन क्या है, रीजन देखें जरा। कैपेसिटेंस इज द रेशियो, ये एक रेशियो है, किसके रेशियो है देखें फॉर्मूले से, बिटवीन चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। देयरफॉर बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, अगर आप उस प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज को ज़्यादा कर देते हैं तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आल्सो इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। जितना आप चार्ज ज़्यादा करेंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनते हैं। आप V को ज़रा C की तरफ लेके जाएं और C एज अ कांस्टेंट है तो V और Q का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट। तो जितना आप चार्ज ज़्यादा करेंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, या जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करें उतना आप चार्ज भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर उनकी दस देयर रेशो रिमेन सेम, उनकी रेशो सेम रहेगी। आपको अभी समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप सपोज करें, ये देखें आप स्क्रीन के ऊपर आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है कि आप सपोज कर लें चार्ज जो है वो 5 है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी 5 है। तो देखें दोनों को कैंसिल करने से क्या आंसर आ रहा है, 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो कैपेसिटेंस C किसके इक्वल आ रही है, 1 के। अब आप चार्ज को 10 कर दें और पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 हो जाएगा। अब 10 और 10 को कैंसिल करें, फिर देखें क्या आंसर आ रहा है, तो फिर भी आंसर 1 ही है। यानी कि कैपेसिटेंस वो क्योंकि एक कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो सेम है। तो इसलिए आप चार्ज के ज़्यादा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि चार्ज ज़्यादा करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होता है। एक्चुअली जब आप पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करते हैं तो चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों से यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों इक्वल इक्वल चेंज हो रहे हैं और एक दूसरे को फिर वो कैंसिल कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो फिर वही आती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि द रेशियो रिमेन सेम। ये देखें हम सेम रही है, वो पहले भी 1 दूसरी भी सेम बाद में भी 1। देयरफॉर सो वी कैन से दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है फॉर स्पेसिफिक कैपेसिटर, उस कैपेसिटर के लिए, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वो चार्ज पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो एक चीज़ को ज़्यादा करें दूसरी भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये था जी इसका आंसर बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि डू टू कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट प्लेट एरिया, दो कैपेसिटर हैं, दोनों का जो प्लेट है वो एरिया डिफरेंट है, यानी कि एक का समझ लें प्लेट एरिया जो है ज़्यादा है और एक का कम है। अच्छा, वो कहता है डू टू कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट प्लेट एरिया गेन सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ कनेक्टेड विद सेम बैटरी। दो कैपेसिटर हैं, एक का जो है चार प्लेट एरिया जो है वो ज़्यादा है और एक का कम है। वो कहता है क्या दोनों के ऊपर चार्ज बिल्कुल एक जैसा होगा या डिफरेंट होगा। तो बच्चों एरिया ज़्यादा करने से आप उसके अंदर कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की सलाहियत ज़्यादा होगी है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कोई दो यानी कि एक गिलास है, दो से दो गिलास पड़े हुए हैं, एक बड़ा गिलास है। आप मुझे बताएं किसके अंदर पानी ज़्यादा स्टोर होगा, जो बड़ा है जिसका एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर सेम क्यों रहेगा वो, ठीक है। तो बच्चों द कैपेसिटर विद लार्ज प्लेट एरिया, जिसके ऊपर जिसका प्लेट एरिया ज़्यादा है, विल गेन मोर अमाउंट ऑफ चार्ज, उसके अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा
देन द कैपेसिटर विद स्मॉल प्लेट एरिया, जिसका स्मॉल एरिया है, तो जिसका प्लेट एरिया ज़्यादा है उसके अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में आपको मैं बताता हूँ कि C इज इक्वल टू, ये आप ये एक फार्मूला देख सकते हैं, ए एरिया है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी आप देख सकते हैं, परमिटिविटी ये जो आपको एप्सिलॉन नॉट नज़र आ रहा है ये, और ये नीचे D ये डिस्टेंस। अब अगर आप इन दोनों को आप कांस्टेंट कह दें तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ, यानी कि एरिया और कैपेसिटेंस का दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है एरिया ज़्यादा कैपेसिटेंस भी ज़्यादा, एरिया कम तो कैपेसिटेंस भी कम। सो फॉर कांस्टेंट सेपरेशन एंड मीडियम, ये जो आपको एप्सिलॉन नॉट नजर आ रहा है ये एक मीडियम है होता है, और डी एक सेपरेशन डिस्टेंस है। अगर इन दोनों को आप कांस्टेंट कह दें, यानी कि फॉर कांस्टेंट सेपरेशन एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि इन दोनों को अगर आप कांस्टेंट कहें तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, टू द एरिया ऑफ प्लेट। देयरफॉर द कैपेसिटर विद लार्ज प्लेट एरिया विल स्टोर मोर चार्ज, जिसका एरिया ज़्यादा है वो चार्ज भी ज़्यादा स्टोर करेगा एज कम्पेयर टू द कैपेसिटर विद स्मॉल प्लेट एरिया। क्योंकि हमने ये रिलेशन से देख लिया, जिसका एरिया ज़्यादा है उसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसको डायग्राम के थ्रू भी देख लिया है, इस फार्मूले के थ्रू। ठीक है, तो चलें अब आप नेक्स्ट देखें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। A device has capacitance of 250 nanocoulombs. You are asked to decrease its capacitance to 50 nanocoulombs. How can you get it by connecting another capacitor with it? आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 250 है। आपको ये कहा जाता है कि आपने उसकी कैपेसिटी को कम करना है, उस डिवाइस की कैपेसिटी को। ठीक है, आपके पास एक डिवाइस है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 250 है। आपने उस डिवाइस की कैपेसिटेंस को कम करना है। कितना कम करना है, 50 तक लेके आना है। आप कैसे करेंगे, उसकी 50 तक कैसे लेके आएंगे, ये आपका, आपने एक और कनेक्ट करना है, वो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन है। देखें, पहले तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। बाय कनेक्टिंग अ कैपेसिटर ऑफ 62.5 नैनोकूलम्स कैपेसिटेंस, एक ऐसा कैपेसिटर आपने कनेक्ट करना है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 62.5। कैसे, इन सीरीज, ये माइंड में रखना है, इन सीरीज में आपने इसको कनेक्ट करना है विद 250 नैनोकूलम्स। फिर क्या होगा, द सर्किट कैपेसिटेंस, उस सर्किट की या उस डिवाइस की जो कैपेसिटेंस है विल बी डिक्रीज टू 50 नैनोकूलम्स, वो 50 पे आ जाएगी। लेकिन कैसे हुआ है ये सारा, इसको आपने प्रूव करके बताना है। तो देखें, एज बच्चों ये फार्मूला होता है आपके पास कैपेसिटेंस का इन सीरीज के लिए, 1/CE। CE का मतलब है इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जो इक्वल है। और आगे आपके पास क्योंकि दो कैपेसिटर हैं, क्योंकि एक वो कह रहा था कि आपके पास 250 वाला है और दूसरा आप खुद कनेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं पता हम उसकी कितनी कैपेसिटेंस है, उसको हम C1 एक को और दूसरे को C2 कह देते हैं। अब चूंकि बच्चों उसने कहा है कि जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर है, यानी कि वो 50 हो जाए, सो द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 50, वो 50 हमें चाहिए। वाइल द C1 जो पहला कैपेसिटर है उसकी तो 250 है। अब दूसरा कितनी कैपेसिटेंस वाला हो कि वो 250 वाला भी 50 पे चला जाए, क्योंकि हमने फाइनल रिजल्ट 50 देना है उसको। तो बच्चों आपने क्या करना है, देखें, इसका मतलब ये हुआ कि हमने C2 फाइंड करना है। C2 में पता चल जाए कि उसकी कितनी कैपेसिटेंस है, उसको हम फिर कनेक्ट करेंगे। तो देखें, मैं क्या करता हूँ, इसी फार्मूले को, क्योंकि हमने C2 फाइंड करना है, तो 1/C2 के साथ जो 1/C1 प्लस हो रहा है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 1/CE माइनस 1/C1 इज इक्वल टू 1/C2। अब 1/C2 को मैं इधर लिख लेता हूँ और इस सारे को मैं इधर लिख देता हूँ। अब बच्चों ये C2 दूसरा कैपेसिटर जो है, इसकी कैपेसिटेंस आपने फाइंड करनी है, ये आपको नहीं पता, और 1/CE इक्विवेलेंट आपको 50 चाहिए, और जो C1 है जो आपके पास अभी अवेलेबल है वो 250 है। इसका बच्चों आप एलसीएम लेंगे तो 250 आ जाएगा। आप 50 का टेबल 250 पे 5 टाइम जा रहा है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 250 का 250 पे 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 5 माइनस 1 ये 4 आ जाएगा, 4/250। आपको C2 की वैल्यू चाहिए, तो C2 नीचे है तो उसको ऊपर लेके जाएं। तो इस तरह यहाँ पर ये करना है, C2 को ऊपर ले जाएं और 1 को नीचे ले आएँ। इसी तरह दूसरी साइड भी चेंज हो जाएगी, 250 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा।
तो ये यूँ आ जाएगा C2 इज इक्वल टू 250, ऊपर चला गया 4, नीचे आ गया, तो C2 के नीचे 1 बच्चों लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1 कोई भी मतलब नहीं है। तो आप 250 को जब डिवाइड करेंगे 4 से, तो बच्चों आपके पास 62.5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 62.5। इसको जब आप कनेक्ट करेंगे 250 वाले के साथ, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 50 का मिलेगा। तो यूँ हम कह सकते हैं 10 अ सेकेंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 62.5 नैनो कूलम शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे टू द सर्किट इन ऑर्डर टू रिड्यूस कैपेसिटेंस ऑफ इट टू 50 नैनो कूलम्स। अगर आप चाहते हैं कि उसको 50 पे लेके जाना है तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये था जी बच्चों आपका लेक्चर्स, जो कि यहाँ पर एंड हो जाता है। बच्चों किसी भी क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आई, वो क्वेश्चन और उसका जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया वो मुझे आपने कमेंट्स में बताना है। मैं इंशाल्लाह उस क्वेश्चन के ऊपर उस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से वीडियो बना के उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा कि जो पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा। इंशाल्लाह बच्चों मैं आपको कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, अभी आपके पास टाइम है। इंशाल्लाह एक एक चीज़ की मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, एसएलओज बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा आपके। इंशाल्लाह कम फुल मार्क्स आएंगे बच्चों। आपने एक एक चीज़ को बस अंडरस्टैंड करना है, ऐसे बस याद नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, फिर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बच्चों पढ़ाते हुए किसी किस्म की कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें बच्चों। आपकी जो है ना वो सेहत हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छा पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और बच्चों मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफिज़।